हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एसी थ्रू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब जो जो टॉपिक्स हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। तो स्टार्ट करेंगे हम जो सर्किट डायग्राम है उससे, फिर उसके बाद वोल्टेज और करंट की जो इक्वेशन है वो डिराइव करना सीखेंगे। फिर वेवफॉर्म देखेंगे वोल्टेज और करंट की। देन फिर लास्ट में हम फेजर डायग्राम बनाना सीखेंगे इस प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर एक एसी वोल्टेज सोर्स हमने लिया है जो कि है ई, और उसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ई नॉट जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उस एसी करंट का, और ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, और वह t इज टाइम पीरियड ऑफ एसी वोल्टेज वेवफॉर्म। ओके, जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे तो आई करंट फ्लो होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और जो कैपेसिटर है उस पर हमने मान लिया कि चार्ज Q होगा। अब कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल पैरेलल में कनेक्टेड है इस एसी वोल्टेज सोर्स के, तो जो एसी सोर्स का वोल्टेज है वही सेम टू सेम हमें कैपेसिटर पे वो वोल्टेज देखने को मिलेगा। सो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज जो कि कैपेसिटर पे होगा वो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही सेम टू सेम वोल्टेज हमें कैपेसिटर पे देखने को मिलेगा। अब हमें करंट निकालना है कि कैपेसिटर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। उसके लिए हम जो चार्ज होता है कैपेसिटर का उसकी इक्वेशन को यूज करेंगे जो कि है Q इक्वल्स टू CV। Q जो चार्ज है कैपेसिटर पे, C उसका कैपेसिटेंस, और V जो है वो है वोल्टेज। ओके, इसके साथ में जो करंट है I वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी के लिए जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज स्मॉल q हमने माना है। सो स्मॉल q ये बराबर हो जाएगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो कि है C के बराबर इनटू वोल्टेज जो कि है E के बराबर। कैपिटल E की हम वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिलेगा E नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट हमें निकालना है तो I इक्वल्स टू हो जाएगा dq/dt। Q की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो वो होगा डेरिवेटिव ऑफ C E नॉट साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू t। अब जो C है और E नॉट ये दोनों कांस्टेंट है। ओके, तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं, और अंदर केवल हमें साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमें मिलेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आ गई करंट के लिए इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं ई नॉट बाय 1/ω/c इंटू कॉस ओमेगा टी। अब 1/ω/c ये जो टर्म आई है ये होता है रेजिस्टेंस जो कि कैपेसिटर प्रोवाइड करता है, और इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोला जाता है। सो 1/ω/c इसे अब हम XC से डिनोट करेंगे, और ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, सो I इक्वल्स टू E नॉट बाय XC cos ओमेगा टी। और यहाँ पर जो E नॉट बाय XC है इसे हम I नॉट से डिनोट करेंगे, और I नॉट जो है वो मैक्सिमम करंट होगा, या इस करंट की इक्वेशन का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो I इक्वल्स टू I नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो
करंट की जो इक्वेशन आई है इसे हमें एनालिसिस करना है, तो जिस फॉर्म में वोल्टेज की इक्वेशन है हम एनालिसिस तभी अच्छे से कर पाएंगे जब जो करंट की इक्वेशन है वो भी वोल्टेज की इक्वेशन जैसी हमें दिखे। मतलब यहाँ पर साइन का फंक्शन है और यहाँ पर कॉस का फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, ये जो करंट की इक्वेशन है जो कि कॉस के फंक्शन के फॉर्म में आ रही है, तो इसे हमें साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। सो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन π/2 प्लस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। तो कॉस ओमेगा टी इसे हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब इस इक्वेशन का फायदा यह होगा कि हम आसानी से करंट और वोल्टेज को एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो ये वोल्टेज की इक्वेशन हो गई और ये करंट की इक्वेशन हो गई। अब हमें बस केवल इन दोनों इक्वेशन से ही मतलब है। सो ये पूरा सेक्शन में रब कर रहा हूं और जो बस रिक्वायरमेंट की अब हमें जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे ये वोल्टेज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो आगे के लिए हमें बस ये केवल ये कुछ गिनी चुनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसको डिस्कस कर लें। अब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, वो हम साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। और जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 होगी तब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC वो इन्फिनिटी होगा। यहाँ पुट करके हम देख सकते हैं। मतलब क्या हुआ उसका कि जो कैपेसिटर है अगर हम उसे डीसी सोर्स से कनेक्ट करें तो कैपेसिटर उसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मतलब जो डीसी सोर्स है वहां से कोई भी करंट कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, इनफाइनाइट। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये जो है कम होता जाएगा। ओके, जैसे फ्रीक्वेंसी 1 ले लें तो ये 1/c हो जाए, फ्रीक्वेंसी 2 ले लें तो 1/2c होगा। जैसे जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा। मतलब जो कैपेसिटर है वो AC को आसानी से पास करेगा और DC को ब्लॉक करने का काम करेगा। ओके, ये तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात हो गई। अब ये थोड़ा सा I0 की जो एम्पलीट्यूड होगी उसकी बात कर लेते हैं। सो जो I0 है ये छोटा होगा किससे, E0 से। ऐसा क्यों, क्योंकि I0 जो है वो E0/XC के बराबर है और अगर XC की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई और उसे हम E0 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो I0 है वो E0 से छोटा हमें दिखेगा, क्योंकि I0 E0 को ही कुछ वैल्यू से डिवाइड करके मिल रहा है। तो I0 का जो करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो वोल्टेज के एम्पलीट्यूड से छोटा होगा। ये बात हमें ध्यान देनी है, क्योंकि अब हम जो इनका वेवफॉर्म का जो ग्राफ है वो हम बनाने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम वोल्टेज की वेवफॉर्म से। सो वोल्टेज एक साइनोसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में हमने लिया है। तो जो साइन फंक्शन की वेवफॉर्म बनती है वैसी हमें वोल्टेज की वेवफॉर्म देखने को मिलेगी और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो E0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वोल्टेज की वेवफॉर्म बना रहा हूँ। सो ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है और जो एम्पलीट्यूड है इस वेवफॉर्म का वो है E0 के बराबर। ओके, अब हम यहाँ पर जो करंट है उसकी वेवफॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वोल्टेज की वैल्यू 0 है और करंट की इक्वेशन में अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें मिलेगा I0 साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू है 1। तो t इक्वल्स टू 0 पे करंट की जो वेवफॉर्म है वो I0 से स्टार्ट होगी। तो ये हमने I0 लिया हुआ है। और जब ओमेगा टी जो है वो π/2 के बराबर होगा, या t की वैल्यू जब अपन t/4 लेंगे यहां पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, t इक्वल्स टू t/4 पर जो ओमेगा टी है वो हो जाएगा π/2। सो
साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू कितना हो जाएगा, साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो टी बाय 4 पे जो करंट है वो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं यहाँ पर लिखकर समझा देता हूँ। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 2 पाई बाय कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लस पाई बाय टू। अब टाइम t इक्वल्स टू टी बाय 4 पे हम करंट की वैल्यू निकालना चाहे, सॉरी मैंने पाई बाय 4 लिख दिया, टाइम t इक्वल्स टू टी बाय 4 पे हम करंट की इक्वेशन निकालना चाहें तो वो हो जाएगा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी बाय 4 प्लस पाई बाय 2। सो t से t कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, सो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये हो जाएगा साइन पाई। सो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है, साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री होता है 0। तो टी बाय 4 पे जो करंट है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब मैं करंट की वेव फॉर्म बनाने जा रहा हूं। सो जो येलो कलर से मैंने बनाई है वो करंट की वेव फॉर्म है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है करंट की वेव फॉर्म का वो बराबर है आई नॉट के। ये तो हो गई वेव फॉर्म की बात। अब यहाँ पर करंट और वोल्टेज की इक्वेशन हम देखें तो यहाँ पर एंगल देखें, जो E इक्वल्स टू ई नॉट, यहाँ पर जो एंगल है वो है साइन ओमेगा टी, मतलब एंगल जो है वो ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन में जो एंगल है वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब जो करंट है वो पाई बाय 2 एंगल से लीड कर रहा है। किससे लीड कर रहा है, वोल्टेज से। पाई बाय 2 एंगल से करंट लीड कर रहा है कैपेसिटर में, ओके, किससे, वोल्टेज से। वोल्टेज का अगर अपन एंगल देखें तो वो है ओमेगा टी के बराबर, साइन के अंदर जो एंगल है वो है ओमेगा टी, और करंट के अंदर जो साइन के एंगल है वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब करंट इज लीडिंग बाय पाई बाय 2 टू वोल्टेज। ये जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत काम की है। जब आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें ये यूज़ करना पड़ेगा कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय एंगल पाई बाय 2। ओके, तो ये तो पूरी वेवफॉर्म की बात हो गई, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट की बात हो गई। अब फेजर डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो ये जो सर्किट डायग्राम उसे मैं रब करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा। अब फेजर डायग्राम बनाना हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज से। पहले वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाएंगे, फिर करंट का फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो जो ई नॉट है वो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बता रहा है, और जो ओमेगा टी है वो उसका एंगल बता रहा है। एम्पलीट्यूड और एंगल, आपको ये चीज ध्यान देनी, एम्पलीट्यूड और एंगल। तो आपको यहाँ पर जो एक्स वाई प्लेन है उसमें एक वेक्टर बनाना है जिसका एम्पलीट्यूड जो है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ई नॉट के बराबर, और जो एंगल है वो है ओमेगा टी के बराबर। सो यहाँ हमने एक वेक्टर बनाया जिसका एंगल ओमेगा टी होगा, और जो मैग्नीट्यूड है वो ई नॉट के बराबर। ओके, जब इस वेक्टर का आप वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये पूरा वोल्टेज की बात हो गई। अब करंट का हमें फेजर बनाना है, तो करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो है आई नॉट के बराबर, और आई नॉट जो है वो है ई नॉट से छोटा। तो उसका जो लेंथ होगी ना वेक्टर की, वो हमें इस वेक्टर की लेंथ से छोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आई नॉट जो है वो ई नॉट से छोटा है। और जो एंगल है वो क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो इतना एंगल तो ओमेगा टी हो गया, इसमें पाई बाय 2 और ऐड करके हम एक वेक्टर बनाएंगे जो कि आई करंट हमें बताएगा। सो ये करंट का फेजर डायग्राम हो गया। जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का वो है आई नॉट के बराबर, और जो एंगल है वो पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। ये पूरा एंगल हो गया, यहाँ से यहाँ तक ओमेगा टी, और इसमें पाई बाय 2 और हमने ऐड कर दिया। अब इस वेक्टर का आप वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लोगे तो आपको करंट की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके,
ये फेजर डायग्राम था फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, और यहाँ पर जो करंट और वोल्टेज है वो आउट ऑफ फेज होंगे। ओके, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 के बराबर होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो करंट है वो लीड कर रहा है बाय एंगल π/2 टू वोल्टेज, या इसे ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो वोल्टेज है वो π/2 एंगल से जो करंट का फेजर है उससे पीछे है। ओके, सो ये पूरा वीडियो था एसी थ्रू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।